कि एक प्रकाश का किरण पुंज है, वो एक एयर से क्या करती है, एक मीडियम में आती है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। और ये भी दे दिया है कि जो प्रकाश किरण आ रही है उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है 500 नैनोमीटर है। तो तरंगदैर्घ्य को मैं इससे लैम्डा से दिखाता हूँ। और जो हमारा पहले आप फॉर्मेट समझिए क्या होता है। लैम्डा तो तरंगदैर्घ्य होता है, और क्या होता है सी, जिसको क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, नहीं सी नहीं, न्यू जैसे भी आप बनाए ऐसे बनाता है, ठीक है। वी का थोड़ा सा, तो इस न्यू को क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी से दर्शाते हैं। और एक टर्म आपको मिलेगा सी को आप प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसमें संबंध क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो इन तीनों में संबंध क्या होता है कि अगर आपको याद नहीं है तो एक पुराना फॉर्म आप पढ़ेंगे आगे, तो पढ़ेंगे क्या, E = hc/λ। तो इसी के न्यू के फॉर्म में ये फॉर्मूला जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है E = h न्यू। तो कहीं ना कहीं यहाँ से hc/λ h न्यू है, तो एच से एच कैंसिल है, न्यू = क्या आ गया c/λ। बस सबको इससे मतलब है, क्यों इतना आया उससे नहीं कोई मतलब है। यानी क्या आपको एक फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि न्यू में यानी फ्रीक्वेंसी में, तरंग दैर्घ्य में और स्पीड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यू = क्या होता है c/λ होता है, ठीक है ना। तो मैं अभी इस सवाल को नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ विचार करता हूँ। हमारे पास लैम्डा तरंग दैर्घ्य थी ना, लैम्डा तरंग यानी 500 नैनोमीटर की एक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश था, तो उसकी आवृत्ति मैं केवल निकाल लेता हूँ। तो आवृत्ति निकाल लेंगे ना, न्यू = क्या, क्या दिया है सी प्रकाश की चाल वायु में कितनी है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू दे ही दिया है कि कौन सा प्रकाश की जो है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है 500 नैनोमीटर थी। तो 500 नैनोमीटर का मतलब 500, और नैनोमीटर का मतलब क्या, कितना होता है नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹, ठीक है, -9 मीटर। तो अब यहाँ प्रकाश की आवृत्ति कितनी आ जाएगी, आप कर लें न्यू = देखिए मैं भी बना दे रहा हूँ, इसको आप न्यू की तरह बनाएंगे, ठीक है। न्यू = क्या आ जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 3 × 3/5 मेंटेन करोगे 2 0 को, तो ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 8 7 15, 10/15 होगा क्या जसविंदर, देखो तो 10/15 होगा ना। और इसको भाग दे दोगे तो क्या आएगा 0.6 × 10⁻15, एक 0 से गुणा कर दो तो 6 × 10⁻14, यह क्या आ गया, यह आपका आवृत्ति आ गई न्यू। देखो तो न्यू = लिखा है क्या, आवृत्ति बराबर 6.0 करके × 10⁻14, ठीक है। ये क्या है आवृत्ति, कोई दिक्कत है इसमें। बस हमको एक रिलेशन छोटा सा समझना है कि क्या होता है, न्यू = c/λ होता है, इसी का पूरा यूज है यहाँ पर। तो हमको एक रिजल्ट मिल गया। दूसरा हमको पूछ रहा है कि इस माध्यम में जब आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो बहुत आसान है, आपने पढ़ा भी है, अपवर्तनांक इसी से निकलता है ना, स्पीड से। इसमें कितनी स्पीड है u1 मान लेते हैं, इसमें स्पीड u1, इसमें स्पीड u2 मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर इसका हमको अपवर्तनांक n निकालना हो या म्यू निकालना हो, जो भी निकालना हो, तो वो क्या होता है, जिस माध्यम का निकालना हो उसकी स्पीड नीचे, यानी नीचे क्या u2, और जिसके सापेक्ष निकालना हो वो ऊपर। क्या इस बात को आप समझे है ना। तो u1 की जगह क्या है, एयर है ना ये। तो एयर में आप जानते हैं कि एयर में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी u1 = 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है ना। तो निकल जाएगा ना अब यहाँ से, अब क्योंकि आपको n भी मालूम है, n कितना है 1.5 है ना, 1.5 = u1 की जगह आप रख दीजिए 3.0 × 10⁸, और यहाँ रख दीजिए u2, कर लीजिए कितना आएगा, u2 = आ जाएगा, इसको नीचे कर देंगे तो 3/1.5 × 10⁸, ऐसे आएगा ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या करेंगे, मान लीजिए इस दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, नीचे एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब उसमें संदेह नहीं ना।
तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30, यानी क्या आ गया स्पीड आपकी कितनी आ गई 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर आप मैच करा लीजिएगा, सही है। ठीक है, सारे हो गए ना आपके पास। और क्या पूछा था, तरंग दैर्ध्य पूछा था, लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य। यानी अब ये पूछ रहा है कि यहाँ तो तरंग दैर्ध्य दिया है, या इसमें कितनी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। तो आप इस बात को ध्यान दें, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है उसकी स्पीड आप कम होती है ना। स्पीड का आपने फॉर्मूला क्या देखा, ये सी होता है, ये नहीं चेंज हो जाता है, भी हो जाता है। यदि ये चेंज होता है तो हमारे पास इस सी का फॉर्मूला, इसको और थोड़ा सा विकसित करें तो ये लेमडा इधर ला दें तो क्या हो जाएगा लेमडा न्यू। और मैं ये जानता हूँ थ्योरी से कि न्यू नहीं बदलता, आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है, तो बदलेगा क्या, लेमडा ही बदलेगा। तो यानी ये बदल गया तो लेमडा किसी एक का बदलना जरूरी है। तो न्यू नहीं बदलता तो बदलेगा क्या, लेमडा। तो वही पूछ रहा है कि कितना लेमडा बदल के जो आया वो कितना आया। ठीक है, तो कितना आया मिटा देना, कर लेना, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, तो ये पूछा कि लेमडा कितना होगा। तो इसमें प्रकाश की चाल, इस सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वी लिख दूंगा, क्योंकि वो चेंज हो चुका है। कितना वी, यानी वी इक्वल टू लेमडा न्यू। अब मैं लेमडा का मान निकालता हूँ तो वी, ये क्या दोनों ये वी की तरह ही है ना, इसको यू लिख लो, कन्फ्यूज हो जाएंगे, स्पीड है। तो न्यू, इसको ऐसे बनाओ, थोड़ा सा भिन्न नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू यू, यानी वेलोसिटी अपॉन न्यू। ठीक है, यू का मान तो अभी निकाला आपने ना, इसमें कितने इस माध्यम में स्पीड कितनी होगी 2.0 इंटू 10⁸, कितना निकाला है ना आपने। और न्यू भी अभी निकाला, कितना निकाला है, कितना निकाला है 6 इंटू 10⁴, यानी वो न्यू नहीं बदलता, जितना न्यू इसमें था उतना ही न्यू इसमें भी है, यानी आवृत्ति। तो उसको यहाँ रख लीजिए 6 इंटू 10⁻, नहीं माइनस कहाँ 14 केवल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 है ना, इसको पहले 0 को हैंडल कर लीजिए। तो ये 14 है, ये 8 है, 8 6 14, यानी 10 पे पावर -6 इंटू क्या आ जाएगा 2/6 आ जाएगा, यानी 2 3 जा 6, यानी क्या आ गया हमारे पास 1/3 इंटू 10⁻⁻6। कोई दिक्कत, किसका मान आ गया ये, लेमडा का। लेमडा इस वाले लेमडा का, यदि आप इसको लेमडा दिखाते हैं तो इसको लेमडा डैश दिखा लीजिए, परिवर्तित वो लेमडा। अब भाग कर लीजिए, कितना आएगा वो होगा, क्या कितना हो जाएगा भाग करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी 0.333 ऐसे करके आएगा ना, 333 इंटू 10⁻⁻6। यदि इसको नैनोमीटर में आपको लिखना है तो 333 लिख लीजिए, 333.3 इंटू 10⁻�9, यानी कितना आ जाएगा। आप कह सकते हैं इसको 300 कोई नैनोमीटर कहते हैं ना, तो अब क्या कह देंगे 333.3 नैनोमीटर दिया है, हो गया ना, बोलो। तो ये बेसिक सवाल थे, ऐसे सवाल आपसे कहीं पूछे नहीं जाने वाले, परीक्षा में ही पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के। और कोई पूछना है अरविंद, हो जाएगा ना। क्या सवाल थे इसमें, 8-10 सवाल थे केवल। हाँ, तो हम और सवाल ही आज पढ़ लेते हैं, 2-4 सवाल अभ्यास कर लेते हैं, डिस्कशन वाला। आपको इंसिडेंट कराते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। पारदर्शी ठोस बेलनाकार, खोखला नहीं है, ठोस बेलनाकार यानी ट्रांसपेरेंट है ये। समझ लीजिए ग्लास का टुकड़ा है जो बेलनाकार काटा गया है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर एक प्रकाश की रे इंसिडेंट कराई जाती है थीटा एंगल पे, इससे थीटा एंगल पे एक प्रकाश की रे इंसिडेंट कराई जाती है। और क्या कहता है, और ये कह रहा है कि इस जो ये भी है जो दंड बेलनाकार जो भी सिलेंड्रिकल मटेरियल है, इसका अपवर्तनांक कितना है, इसका यन दे दिया आपको, कितना दिया है √3/2 दे दिया है। यही दिया है क्या, आपकी किताब में भी प्रश्न है, आप देख सकते हैं। जो विविध प्रश्न आता है ना, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प वाला, विविध परीक्षाओं वाला, उसमें दिया है नहीं 2/√3 है। क्या दिया है 2/√3 दिया है। तो आपसे पूछा क्या है, और ये कह रहा है कि यहाँ से भाई ये लाइट जा रही है तो अब ठोस में गई तो थोड़ा सा डाइवर्ट हुई होगी ना,
जितना भी डाइवर्ट हो। भाई यहाँ से क्या है, ये ठोस है ना, यहाँ से क्या दूसरा मीडियम है, ये एयर जा रही है तो अब रिस्पॉन्स है, ठीक है। क्या लाइट जाए, लाइट की एक बीम गई, जब इस दूसरे माध्यम में पहुंचेगी तो इसको जाना था इधर, लेकिन ये जाएगी थोड़ा सा डाइवर्ट होके, ठीक है, जाएगी ना थोड़ा सा डाइवर्ट होके, थोड़ा सा डाइवर्ट होके गई, फिर यहाँ टकराई। अब यहाँ फिर एयर मीडियम आ गया ना, अगर इससे सीधे निकलती तो फिर एयर में चली जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रश्न में हमारे दिया है कि वो क्या होता है, ये लाइट यहाँ से इसके लंबवत निकल जाती है, ऐसे उस दीवार से होती हुई, बाहर जाती ही नहीं। तो आपने वो एक थ्योरी पढ़ी थी ना क्रांतिक कोण, लगभग वैसा ही केस बन रहा है ना, वो 90 पे निकल जा रहा है, यहाँ विलंब खींच दें ऐसे तो 90 पे निकल गया ना। तो ये आपके पास प्रश्न में दिया गया है, और पूछा क्या है, आपतन कोण थीटा के लिए प्रकाश किरण छड़ की दीवार से अनुदिश एक पृष्ठ भूमि, यानी आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है थीटा, ये थीटा कितना है, कितने पे इंसिडेंस थीटा को, माने कितने एंगल पे इस प्रकाश रे को इंसिडेंट करें कि एक बार अपवर्तन की घटना यहाँ हो, दूसरी बार यहाँ अपवर्तन की घटना हो, और इस अपवर्तन की घटना में ये 90 के एंगल पे निकल जाए। तो ये पूछा है कि अगर ये हम किस एंगल पे इसको गिराएंगे कि ऐसा होगा कि ये 90 पे चला जाए, ठीक है जसमिंदर। थोड़ा टफ है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा आराम से लीजिए, एकदम धैर्य के साथ ध्यान दीजिए। क्या यहाँ थीटा था, तो इसमें आप एंगल वाला मैटर पढ़िए सीधे इसको, और मैं एक जगह और बना लेता हूँ। क्या हमारे पास ऐसा है ना, ऐसे जा रहा है लाइट, ऐसे जाना चाहिए ना, देखिए ये थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, फिर यहाँ दीवार पड़ती है, फिर यहाँ ऐसे निकल जाता है, ऐसा ही है ना, दोनों जगह अविलंब खींच लें। ये थीटा है, आपतन कोण इसको मान लेते हैं, तो ये अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, आर मान लो, ये नहीं ये हुआ ना, इसको लेते हैं तो ये, अगर मैं किसको इसको नॉर्मल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, इसको नॉर्मल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो ये थीटा है इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आर बना होगा, तो जब ये आर बना होगा तो इसके समांतर ये क्या, ये वाला है क्या, ये भी आर बना होगा, बनेगा ना, और जब ये आर बना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा, हो जाएगा। इसको मैं थीटा सी कर लेता हूँ, इसको क्या कहता हूँ, मैं थीटा सी कहता हूँ, और ये वाला तो आप देख ही रहे हैं कि 90 पे निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बस संबंध स्थापित करूँगा, रिजल्ट आपका मिल जाएगा। मैं पहले वाले केस पे विचार करता हूँ कि पहले वाले केस पे क्या होगा, साइन थीटा साइन आर, यानी इसका अपवर्तनांक दिया ना म्यू, यानी यन कितना दिया है, 2/√3। आप वहाँ स्नेल्स लॉ जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है कि साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू हो जाएगा ना वही एन, तो साइन आई की जगह साइन थीटा कर लीजिए, और साइन आर की जगह साइन आर ही है, यानी आपका एक इक्वेशन ये बन गया। यन की जगह आप क्या रख देंगे, आपका दिया ना ये 2/√3, कोई दिक्कत है जी। अब दूसरे केस पे विचार करते हैं। आपने ये भी देख लिया कि ये आर हो जाएगा, जब ये आर हो गया तो ये 90 माइनस आर होगा, यानी दूसरे केस में मैं विचार करूंगा तो जो हमारा आपतन कोण है वो क्या होगा, ये 90 माइनस आर, यानी दूसरे केस में मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस आर, कोई दिक्कत, और अपान में क्या लिखूंगा, साइन 90, ठीक है ना। इस वाली अपवर्तन की घटना को देख रहा हूं, तो अपवर्तन कोण यहाँ पे क्या है, आपतन कोण क्या है, 90 माइनस आर, यानी जिसको मैं थीटा कहूंगा, ठीक है, और वो क्या है, दूसरा साइन 90 है, और इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान तो यन के बराबर होगा नहीं, क्या यन का विपरीत होगा, यहाँ एयर था, यहाँ ग्लास था तो यन था, और फिर यहाँ ग्लास है अब एयर है, तो क्या 1/n हो जाएगा, उसी का उल्टा है। पहले एक बार ये ग्लास था, उल्टा कैसे होता है, ग्लास में गया तो अगर मैं कहता हूँ कि ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष यन था, तो फिर इसी को कहूँगा उल्टा इसके लिए कि एयर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष को क्या 1/n हो जाएगा, उसी का उल्टा। अगर आप उसको समझना चाहें तो फिर से उसी चीज़ से समझ सकते हैं, किससे, यन वाले से, μ2/μ1 से, ठीक है, उसको आप समझ के आइएगा, यही होगा क्या, उसका उल्टा हो जाएगा।
इस कांच का अपर्तनांक मैं एयर के सापेक्ष निकाला हूं तो n आया है, और उसी का निकाल दूंगा, एयर का निकाल दूंगा किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, उसका उल्टा कर दूंगा तो उसका उल्टा हो जाना चाहिए, यानी वो 1/n की तरह बिहेव करेगा। यानी यहाँ पे हमारा केस क्या आ जाएगा, ये 1/n की तरह काम करेगा, यानी इसका उल्टा, यानी क्या करेगा, √3/। कोई दिक्कत? बस उसी पे विचार करना है। दो आपके पास इक्वेशन बन गए। एक क्या बना जी, sin θ/sin r। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, sin थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पहले समीकरण से, इसको मैं देख रहा हूं ना, क्या लिख सकते हैं, 2/√3 इंटू sin r। अब sin r को क्या लिख सकते हैं, इस वाले को थोड़ा सा देख लो। इसको विचार करें, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मिल जाएगा क्या, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos r हो गया। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, बराबर में √3/2 लिखना है, यानी अब आपके पास आ गया cos r = √3/2। तो मैं sin r का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्रश्न है, थोड़ा सा समझिएगा। sin r की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं आपको याद है, 1 क्या होता है, sin थीटा = क्या होता है, 1 cos² थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, उससे भी निकाल सकते हैं। चाहे हमको दिख भी रहा है कि cos r है, तो ये cos r, तो यहाँ r की वैल्यू मैं आपसे पूछ लूंगा तो सीधे आप बता देंगे कि ये 60 नहीं, किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है। यहाँ r एंगल का मान कितना होगा, 30 होगा ना, तभी तो 3/2 होता है, यानी साइन में किसका मान √3/2 होता है, 30 का ही होता है ना, यानी r की वैल्यू क्या, 30 होगा ना इतना। तो जब वो r 30 होगा तो sin r यानी sin 30 = sin r, यानी कितना, 1/2। कोई दिक्कत है? अगर आपके पास लिखा हो cos r और इसकी वैल्यू आपको दी गई हो, आपने सॉल्व वहां से किया, इसको cos r लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, जसविंदर sin 90 का मान 1 होता है, तो जब इसको 1 लिखेंगे तो देखो इसको क्या कहते हैं, cos r = √3/2। अब आपको पता है कि cos में √3/2 किसका मान होता है, किसका मान होता है, किसका मान होता है जी, 30 का होता है कि 60 का होता है, 30 का होता है जी, 30 का ही होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, cos r = क्या, यहाँ cos 30 लिख दें आप इसके जगह पे, cos 30। अगर दोनों पक्ष बराबर है, दोनों में cos है, तो हमको क्या दिख रहा है कि r का मान 30 ही होगा, इतना दिख रहा है ना, कॉमन है, यानी r = 30 में पा लिया। तो अब मैं वहीं से sin r आपसे पूछ दूं, क्यों हम sin r पूछ रहे हैं कि हमारा जो पहला इक्वेशन है उसमें sin r मिल जाएगा, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो sin r का मतलब क्या, sin r का मतलब r का मान 30 है, तो sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2। कोई दिक्कत, अरविंद बोलो, तो ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, 1/2 रख दो, बस काम खत्म, आंसर तुम्हारा आ गया। क्या आ गया, sin θ = 1/√3, ये आया ना, क्या गया, sin θ = 1/√3, और sin θ = 1/√3 आ गया, यानी sin θ = 1/√3। तो थीटा = क्या, sin 1 1/√3, क्या ये हो जाएगा, नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स में, अभी पढ़ेंगे जस्ट। साइन थीटा है तो थीटा का मान इधर निकाल, यहीं रख दें, और साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/√30, आपको थीटा का मान मिल गया, यही आपसे पूछा गया था। क्या कोई दिक्कत थी? बस दो घटनाओं का अध्ययन करना था, यहाँ परिवर्तन और यहाँ परिवर्तन। ये प्रश्न आपका आया था AIEEE में,
ट्रिपल ई में। अभी एग्ज़ाम नहीं होता है क्योंकि अभी जेईई मेंस में कॉमन हो जाता है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये अब नहीं होता है इस नाम से। इस परीक्षा को और आईआईटी वाली परीक्षा को दोनों को एक साथ जेईई नाम, किस नाम से होता है? जेईई के नाम से होता है, जेईई मेंस के नाम से, यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर मेंस। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना अरविंद? चलो ठीक है। एकदम कठिन नहीं होता है। यदि आपको मैं 10 सवाल आईआईटी जेईई के दूं तो उसमें से आप कम से कम 6 बेसिक कॉन्सेप्ट पे लगा सकते हैं इजीली एकदम। 4 वाले मानते हैं, 4 में से 2 एकदम कठिन रहेंगे, जटिल रहेंगे, उसमें हमको आपको दोनों की समस्याएं हो सकती हैं, उसमें विचार विमर्श करना रहता है, क्योंकि जो आईआईटी प्रोफेसर हैं वही इनके सवाल बनाते हैं। तो भाई अपनी थिंकिंग के अनुसार बनाते हैं। क्या हमको दिया था? एक हमारे पास गोले कोश था जिसका अपवर्तनांक क्या था? क्या था जी? 2/√3 था, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, 2/√3 था। और ये जो अपवर्तन का आते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रे इंसिडेंट कराते हैं, एक प्रकाश रे इंसिडेंट कराते हैं जसविंदर थीटा एंगल पे। तो आप यहाँ अपवर्तन की घटना देखें तो क्या यहाँ से रिफ्लेक्ट होना, इसको इधर जाना था लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, तो यानी ये थीटा है तो ये आर बनेगा। कोई डाउट? अगर मैं यही देख लूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि साइन थीटा अपन साइन आर इक्वल टू क्या? ये यन होगा ना, इतना तो पढ़ लिया है ना। तो यही कर लेते हैं, यानी यहीं से साइन थीटा इक्वल टू यन का मान 2/√3 इंटू साइन आर। एक इक्वेशन आपका हो गया। बस दूसरा एक इक्वेशन पढ़ लेना, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या पढ़ना है कि ये कह रहा है कि ये यहाँ से जाता है तो जैसे यहाँ फिर जाके इस सरफेस से टकराता है तो आगे का अवलंब खींच लेते हैं समझने के लिए। अवलंब खींच लिया तो ये कह रहा है कि अब इस माध्यम में न जाके क्या करता है, इसी माध्यम में 90 के एंगल पर निकल जाता है, उसकी दीवार से चिपकता हुआ निकल जाता है। तो आपको यहाँ पे भी आपतन कोण मिल गया। ये आर था तो यहाँ वाला आर होगा ना, क्योंकि मैं किसको कहूँगा, इसको मैं आपतन कोण कहूँगा। तो ये क्या हो जाएगा? 90 - आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये 90 - आर हो जाएगा और इससे इस अभिलंब से ये वाला कोण कितना हो गया? 90 हो गया। तो इन दोनों केस में मैं फिर ये फॉर्मूला लगाता हूँ, तो क्या लगाऊंगा? साइन 90 - आर अपान में साइन 90। क्योंकि ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? इसका अपवर्तनांक। इस माध्यम में जाना था ना, इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष। यानी एयर का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? इस मीडियम, यानी ये कांच है, यदि ग्लास है तो ग्लास के सापेक्ष। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे वो उल्टा हो जाएगा। तो क्या हमको यानी यन ही हमको निकालना है, जिसको किसके सापेक्ष निकालना है? ये एयर का निकालना है। यानी एयर को आगे करते हैं, किसके सापेक्ष निकालना है हमको? जी के सापेक्ष। यानी जी को पीछे करते हैं, जी को आगे कर लेते हैं। तो इसका मान क्या होता है? जी एन ए का मतलब एयर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष। इसको लिखते हैं यन ए अपान में यन जी। कोई दिक्कत? इसी का जो मान होगा वही यहाँ रखना है हमको। यानी यहाँ हमको क्या रखना है? यहाँ हमको रखना है एयर का अपवर्तनांक। एयर का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में? कांच के सापेक्ष में। ये हमको रखना है। तो आपको पता है क्या? आपको पता है कि एयर के अपवर्तनांक को मैं क्या मान लेता हूँ? इसको ग्लास को मैं मान लेता हूँ μ1, इसको मान लेता हूँ मैं μ2, ठीक है। तो आपके पास μ1 की वैल्यू पता है कि μ1 की वैल्यू कितनी है? μ1 की वैल्यू कितनी है? चाहे मैं पहले केस में विचार कर लेता हूँ। तो एयर और μ1 के लिए क्या निकाला था मैंने? एयर और μ1 के लिए निकाला था। तो एयर में स्पीड होती है, यानी एयर में स्पीड मत निकालो, क्या यन निकालो। यानी यन क्या होता है? μ2 अपान में μ1 होता है। μ2 हमारा क्या था? इसका, और एयर का ये था, यानी इसका 1 था, इसका अपवर्तनांक कितना था? 2/√3, और इसका μ1 का एयर का कितना होता है अपवर्तनांक? 1 होता है। तो हमको यन मिल गया था। चलो यन ये है, तो मैं जिसके सापेक्ष निकालता हूँ उसका अपवर्तनांक नीचे रखता हूँ। वेलोसिटी की बात होती है तो जिसका निकालता हूँ वो नीचे रहता है, लेकिन यहाँ अपवर्तनांक के बारे में कह रहा हूँ तो अपवर्तनांक जिसका निकालता हूँ वो ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालता हूँ वो नीचे, ठीक है ना। तो आपको अब क्या, आपको क्या निकालना है? अब μ1 ही निकालना है। तो यदि मैं μ1 की तरफ से पूछ दूँ तो μ1 क्या हो जाएगा? यानी उसका अपवर्तनांक निकालूंगा इस ऊपर वाले टर्म के लिए, तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा?
इसका निकालना है इसके सापेक्ष, इसका क्या है, इस वाले का निकालना है इसके सापेक्ष। तो इसका मैं μ1 मान के चल रहा हूँ तो और इसका μ2 मान के चल रहा हूँ, तो क्या उसी टर्म का उल्टा नहीं हो जा रहा है? यहाँ μ2 अपान μ1 है, यहाँ μ1 अपान μ2 है, वो तो उल्टा ही रहा है। तो बेसिक थियरी वाला का कांच के सापेक्ष 1 अपान n हो जाएगा, उसका उल्टा। आपको दिख भी रहा है कि अगर मैं उसे कांच का लिख रहा हूँ तो μ2 अपान μ1 लिख रहा हूँ, और फिर एयर का लिख रहा हूँ तो μ1 अपान μ2 लिख दे रहा हूँ, उल्टा लिख दे रहा हूँ। तो यदि ये n कहते हैं इसको, तो इसको 1 अपान n कहते हैं, ठीक है। ये आपको बस इतना ही समझना है इसमें, और जब इतना आप समझ गए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपान n लिख दूंगा, यहाँ 1 अपान n लिख दूंगा। और 1 अपान n लिखने का मतलब कि 2 अपान √3 था तो √3 अपान 2 लिख दूंगा, कोई दिक्कत। और जब इतना लिख देता हूँ तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस r हो गया, और साइन 90 1 हो गया। वैल्यू कितनी आ गई, √3 अपान 2 आ गई। बस ध्यान केवल उतना ही था, मैं इसको इसका उल्टा कैसे कर पा रहा हूँ, उसका उल्टा वो हो जाएगा, क्योंकि एयर का आप ग्लास के सापेक्ष निकाले थे, तो जितना अब ग्लास एयर का निकालेंगे ग्लास के सापेक्ष उसका उल्टा हो जाएगा। आपको थियरी में मैं समझाया था ना, क्या होता था, अगर मैं ले लेता हूँ ये ग्लास की पट्टी, अगर रे ऐसे जाती है तो जितना डिफ्लेक्ट हुई होगी फिर जाएगी तो उतनी सीधी हो जाएगी, अगर उसी माध्यम में जाएगी तो बात तो बराबर ही हो गई ना। तो उल्टा होगा तभी तो बात बराबर होती है। जितना ये अवरोध उत्पन्न कर दिया बाद में उसको जाकर उतना फ्री क्या मिला, रिलैक्सेशन मिल गया। तो यानी आपको इतना थ्योरी समझना है। उसके बाद यदि समझ चुके हैं तो आप ये वाली लाइन लिख लेंगे, और ये वाली लाइन लिख लेंगे तो आपको cos थीटा cos r इक्वल टू √3/2 आ जाएगा, और cos r इक्वल टू √3/2 आ जाएगा। इसका मतलब आप जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति से cos r यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी त्रिकोणमिति से 30 आ जाएगी, 30 अंश। और जब r की वैल्यू 30 अंश आ जाएगी तो मैं साइन r निकाल लूंगा, यानी साइन r यानी साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश की वैल्यू मैं जानता हूँ 30 अंश की 1/2, और यही 1/2 मैं इस समीकरण में रख दूंगा, हमको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी, √2/√3 इंटू साइन आर की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और त्रिकोणमिति की ये प्रॉपर्टी है कि ये साइन थीटा है, और इसको मैं थीटा लिखूंगा, यानी साइन को उधर भेज रहा हूँ तो साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाता है, साइन इनवर्स, और ये 1/√3, यानी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है।